अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद फैसल इकबाल फ्रॉम HMI एकेडमी और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आज हमारा मेन टॉपिक होगा और नर्वस सिस्टम में भी हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी को डिस्कस करेंगे, ब्लड सप्लाई को, और एसोसिएटेड कंडीशंस जो होंगी या फिर डिजीजेस होंगी रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये प्रेजेंट होता है और ये एंड होता है एट द लेवल ऑफ L1 उसके भी लोअर एंड पे इन एडल्ट्स। L1 इज नंबर 1 वर्टिब्री। और अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो चिल्ड्रन में ये एंड होता है एट द लेवल ऑफ L2 to L3, लोअर बॉर्डर ऑफ L2 और अपर बॉर्डर ऑफ L3, यहां तक एक्सटेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो लास्ट पार्ट होता है, ये जो इसको हम क्या कहते हैं, कोनस मेडुलरिस। और क्योंकि ये L1 तक है और नर्व्स तो नीचे L5 S1 तक S2 तक जो है ना वो निकल रही होती हैं, तो ये क्या करते हैं, जो यहाँ से नर्व्स होती है ना वो ऐसे करके दोनों तरफ से नीचे की तरफ जाती हैं और अपने रिस्पेक्टिव जो उनके वो होते हैं ना वर्टिब्रल फोरामेन वहां से बाहर मूव कर जाती हैं। तो ये जो गुच्छा बनता है नर्व्स का, इसको हम कहते हैं कॉर्डा इक्वेना। स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया होता है 3 लेयर्स ने, जो कि आपकी प्रेजेंट होती हैं ब्रेन के अराउंड भी। ड्यूरा मैटर, रेक्नॉइड मैटर एंड विया मैटर। और उन्हीं के बीच में सब रेक्नॉइड स्पेस होती है। रेक्नॉइड जो होती है वो मिडल वाली होती है और उसके नीचे प्रेजेंट होगी सब रेक्नॉइड स्पेस। सब रेक्नॉइड स्पेस के अंदर आपका CSF फ्लूइड जो होता है वो रन कर रहा होता है। अब हम एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं। डिफरेंट लेवल्स देखेंगे और फिर क्योंकि एक बार हमें एनाटमी समझ आ जाएगी तो फिर हमें पैथोलॉजी समझने में बहुत आसानी होगी। ये स्पाइनल कॉर्ड है और वो है मेडुला। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है कि एक वाइट मैटर होता है और एक ग्रे मैटर होता है। ये इसके अंदर वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये होते हैं ग्रे मैटर। दरमियान में सेंट्रल कैनाल होता है और यहां से डॉर्सल रूट गैंग्लियन एंटर करता है। और फिर यहाँ से सेंसेशंस बाहर जाती हैं, मोटर जो होती हैं यहाँ से एंट्री हो रही होती है। कुछ ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि एनाटॉमिकली इसके अंदर पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इसको हम एक सेंटर से भी एक लाइन कर लेते हैं
जिसमें जो पीछे वाले हैं ना, यहाँ पे दो ट्रैक्ट्स आ रहे होते हैं। एक होता है फेसिकुलस ग्रेसिलस, और दूसरा जो लेटरल वाला होता है वो होता है फेसिकुलस क्यूनिएटस। जो फेसिकुलस ग्रेसिलस होता है, ये इस पूरे कॉलम को हम क्या कहते हैं, डॉर्सल कॉलम। अब जो डॉर्सल कॉलम होता है ना, उसने सेंसेशंस, डॉर्सल कॉलम कौन कौन सी सेंसेशंस लेके जाता है? प्रोप्रियोसेप्शन, इप्सिलेटरल प्रोप्रियोसेप्शन। इप्सिलेटरल का मतलब है एक ही इसी तरफ की, तो अगर इस तरफ का फाइबर्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो वो इसी तरफ की प्रोप्रियोसेप्शन लेके जाएगा। प्रोप्रियोसेप्शन होता है कि जॉइंट का जो एंगल या जॉइंट की पोजीशनिंग, उसको कहते हैं। दूसरा है वाइब्रेशन, और थर्ड जो होता है वो होता है फाइन टच। ये सब जो है डॉर्सल कॉलम के थ्रू मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन। और ये जो मीडियल वाले हैं ना, जिसको हमने फेसिकुलस ग्रेसिलस कहा है, आपने ग्रेसिलस से याद रखना है। ग्रेसिलस मसल होता है लोअर लिम्ब में, तो ये जो मीडियल वाला ट्रैक्ट है, ये वाला ट्रैक्ट जो होता है, ये लोअर लिम्ब के सेंसेशंस को सीएनएस तक, ब्रेन तक लेके जाता है। और क्यूनिएटस जो होता है, ये अपर लिम्ब की वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन और फाइन, अपर लिम्ब की सेंसेशंस को लेके जाता है। वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन और फाइन टच लेके सेंसेशंस यही जानी है, लेकिन वो एक फेसिकुलाए बने हुए हैं लोअर लिम्ब के और अपर लिम्ब के। फिर एक और ट्रैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। लेटरल से ही पता लग रहा है कि ये लेटरल साइड पे जो होगा, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। आपने एक इसकी पोजीशन याद रखनी है कि लेटरल साइड पे होता है, और ये कौन कौन सी सेंसेशंस लेकर जाता है। ये लेके जाता है पेन और टेम्परेचर। और ये जो इंटीरियर वाली तरफ प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक इसलिए है कि स्पाइन से जा रहा है और थैलेमस में जाके ही रिलेट करता है। ये सेंसेशंस कौन सी लेके जाता है? ये लेके जाता है क्रूड टच और प्रेशर। ये दो सेंसेशंस इसने लेके जानी होती हैं और दो इसने लेके जानी होती हैं। यहां से फाइबर्स लेके आए हैं वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन। वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे जाके, अगर लो लिम्ब का होगा यहाँ पे देंगे, और ये इस तरह जाके ऊपर चली जाएगी, इसी साइड पे क्रॉस नहीं करेगी। ये मिड लाइन मैंने इसलिए बनाई हुई है, क्रॉस नहीं करेगी, सेम साइड पे ऊपर मूव करेगी और लोअर मेडुला के लेवल के ऊपर जाके क्रॉस करके यहाँ पे जाके एक तो पहले साइनैप्स बनाती है, और फिर दूसरा जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो क्रॉस करके ऊपर चला जाता है। इस जो क्रॉसिंग है ना, इसको हम कहते हैं डिकसेशन, डिकसेशन ऑफ फाइबर्स। ये डॉर्सल ट्रैक्ट है, और ये जो फिर आगे बन जाता है, इसको हम कहते हैं मीडियल लेमनिस्कस। इस वजह से डॉर्सल कॉलम है ना, इस पूरे ट्रैक्ट का नाम होता है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस ट्रैक्ट, क्योंकि ये भी इसी का ही पार्ट है। फिर ये आगे जाता है और थैलेमस में जाके साइनैप्स कर जाता है, और वहां से फिर कॉर्टेक्स में चला जाता है। तो ये उसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हो गया, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हो गया, और जो थैलेमस से ऊपर जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। इसी तरह अगर अपर लिम्ब की है तो वो इस तरफ से मूव कर जाएगी, और लेकिन जो फाइबर्स ने क्रॉस करना है
वो मेडुला के लेवल पे होगा, लोअर मेडुला के। इसी तरह अगर इस तरह हम देखें तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अगर राइट साइड बॉडी से सेंसेशंस आ रही हैं तो वो इस तरफ से ऊपर करेंगी और इस लेवल पे आके साइनैप्स होगा और यूं करके ऊपर चली जाएंगी और दूसरे वाले थैलेमस में जाके रिले कर जाएंगे। वहां से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ऊपर चला जाएगा। अब बात करते हैं हम लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में क्या होता है कि सेंसेशंस आई हैं, ने आके इधर आ गई हैं सेंसेशंस, फिर क्या होता है यहाँ पे साइनैप्स कर जाता है। साइनैप्स करने के बाद यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होता है। नॉर्मल जो होता है ना उसमें ये इंटीरियर एक सल्कस प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये इस इंटीरियर वाइट कमिश्चर में से होके यहाँ तक पहुंच जाता है। ये तो मैंने बहुत ज्यादा आगे बनाए हुए हैं और ये ऊपर किया हुआ है, वरना ये यूं करके ना सीधा इधर चला जाता है। और ये इसको जो इंटीरियर छोटा सा एक कमिश्चर नजर आ रहा है ना, ज्वाइनिंग जहाँ पे हुई है दोनों सेगमेंट्स की, इसको हम कहते हैं इंटीरियर वाइट कमिश्चर। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से ये मूव कर रहा है और ये चला जाता है कॉन्ट्रालेटरल वाले में। कॉन्ट्रालेटरल वाले में वहां पे साइनैप्स नहीं करेगा, वहां पे डायरेक्ट ही सीधा ऊपर चला जाएगा, लेकिन लेटरल साइड पे रहेगा। तो इसकी डिकसेशन फाइबर्स ने क्रॉस कर लिया। इसी तरह जो इधर से इधर आएगा उसने भी क्रॉस करके इधर आना है और इधर आगे फिर वो इस तरफ से चला जाएगा। सो जो लेफ्ट वाली सेंसेशंस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के राइट साइड में जा रही होंगी और जो राइट वाली सेंसेशंस होगी बॉडी की वो लेफ्ट साइड में जा रही होंगी। तो ये जो डिकसेशन हुई है ये स्पाइनोथैलेमिक की, वो हो जाती है एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और जो डॉर्सल कॉलम है उसकी जो डिकसेशन होती है फाइबर्स की, वो होती है एट द लेवल ऑफ मेडुला। अब एक थर्ड ट्रैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो कि मोटर ट्रैक्ट होता है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टेक्स से आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। कॉर्टिकोस्पाइनल नाम से आपको अंदाजा हो रहा है। वो ये तो सेंसेशंस लेके जा रहे हैं, ये तो सेंसरी हैं। अब इन सेंसेशंस के रिजल्ट के अंदर बॉडी ने जो मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करना है, वो जो फाइबर्स लेके आ रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में होते हैं। मीडियली ये ट्रेवल करता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट मीडियल साइड पे, और ये आ जाता है इंटीरियर हॉर्न, जो ग्रे मैटर है। इंटीरियर हॉर्न में आता है, यहां से फिर आगे इस फाइबर्स निकलते हैं और मोटर फाइबर्स चले जाते हैं। इसकी ये खास बात ये है कि ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है ना, ये जो होता है ना, डिकसेशन हो जाती है मेडुला के लेवल के ऊपर। राइट वाले लेफ्ट हो जाएंगे और लेफ्ट वाले राइट हो जाएंगे, साइनैप्स नहीं करेंगे, इसी तरह ही नीचे आ जाएंगे। फर्स्ट साइनैप्स होती है एट द लेवल ऑफ ये जो इंटीरियर हॉर्न है वहां पे, वहां से फिर न्यूरॉन्स निकलते हैं और रिस्पेक्टिव जो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो ऊपर से ट्रैक्ट आ रहा है, ऊपर से जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, और जो यहां से निकलेगा इसको हम कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि उसमें आपको अपर मोटर न्यूरॉन के साइन बता देते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन बता देते हैं। उसकी बेसिस पे आपको ये पता लगाना आसान होता है कि आखिर जो इंजरी है उसका लेवल क्या है, या तो वो पेरिफेरल नर्व में हुई है, स्पाइनल कॉर्ड में के लेवल पे हुई है, और वो किस लेवल पे होगी। तो उस सेम लेवल पे तो लोअर मोटर न्यूरॉन के सिम्टम्स आएंगे और उससे नीचे नीचे सारे अपर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स आएंगे। मोटर ट्रैक्ट है ये। इस सब में से आपने
और ये इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक मैंने आपको बता दिया है। पेपर में अक्सर ऐसा होता है कि वो सिर्फ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की बात करते हैं। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की बात करेंगे तो आपने इसको दोनों को एक ही कंसीडर कर लेना है और ये सारी सेंसेशंस लेके जाएगा। अक्सर पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि वो आपको बता देते हैं कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के जरिए से कौन कौन सी सेंसेशंस जाती हैं। तो फिर आपने, अगर वो इस तरह पूछें तो फिर आपने इस सारे को एक में ले आना है। ठीक है, ये सारे ट्रैक्ट्स हो गए। एक ट्रैक्ट रह गया जिसको हम कहते हैं स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। स्पाइनो नाम से आपको क्या पता लग रहा है? बिल्कुल, स्पाइनो से मुराद है कि स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होगा और सेरिबेलम तक जाएगा। स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अच्छा, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट का एक न्यूक्लियाई होता है जिसको हम कहते हैं क्लार्क न्यूक्लियस। जो क्लार्क न्यूक्लियस होता है ना, ये स्पेसिफिकली स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है और ये इसके जो लेवल होता है ना, ये प्रेजेंट होता है सिर्फ T1 से L2 के लेवल पे। उसके बाद ऊपर या उससे नीचे आपको ये न्यूक्लियस नहीं मिलता। तो जो नीचे वाले फाइबर्स होते हैं वो वैसे नर्व्स की सूरत में ऊपर ट्रेवल करते हैं अराउंड अप टू द लेवल ऑफ L2। वहां पे आके इस न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स जमा हो गए ना, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कि T1 टू L2 एक्सटेंड कर रहा होता है। वहां पे आगे सिनैप्स बनाता है और फिर इसके थ्रू ऊपर आ जाता है इप्सिलेटरल स्पाइनोसेरिबेलर। तो इप्सिलेटरल सेरिबेलम के अंदर आके रिले कर जाता है। अब जो सेरिबेलम होता है उसका क्या फंक्शन है? उसका फंक्शन है कि उसने मॉड्यूलेट करना है मूवमेंट को, बैलेंस को। तो इसका क्या फंक्शन होगा? बैलेंस, मूवमेंट, मॉड्यूलेशन, ये सारे इसके सिम्टम, इसके फंक्शन होंगे। और जब ये डैमेज हो जाएगा तो बैलेंस खराब हो जाएगा, मूवमेंट सही से नहीं होगी। और अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में इस लेवल पे आपका प्रेजेंट होता है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ये मोस्टली लेटरली ही जाता है और ये क्रॉस नहीं करता। इस साइड की जो सेंसेशंस होगी लेफ्ट साइड की, वो लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिबेलम में जाएंगी। ये सारे हो गए हैं ट्रैक्ट। अच्छा, ये जो आपको मैंने बताया है ना क्लार्क न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो भी मैं लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ या जो भी हम लेक्चर यहाँ पे कवर करेंगे वो सब हाई यील्ड टॉपिक्स ही होंगे और हाई यील्ड चीजें ही मैं बताऊंगा, क्योंकि आई नो कि आपने कुछ आप में से ऐसे भी होंगे जो एमओशिप के साथ एफसीपीएस की तैयारी कर रहे होंगे। हम कवर ही उन चीजों को करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी एफसीपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा आप लोगों की तैयारी के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका ना ओवरव्यू देता जाऊं कि हम लेक्चर्स तो आपको यहाँ पे मैं डिलीवर करूंगा आपको, जिससे आपके जो नॉलेज है एफसीपीएस के लिए और जे कैट एग्जाम के लिए वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। और इसके साथ हमारे पास हम आपको एक एमसीक्यूज क्यू बैंक है वो प्रोवाइड करेंगे, जो कि यहाँ पे तो मैं आपको एमसीक्यूज बताता रहूंगा, लेकिन ये जो क्यू बैंक होगा इसमें क्या होता है कि ये हम एवरी ऑप्शन जो है वो एक्सप्लेन्ड होता है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं उसमें लेट्स से 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। अब जो बुक्स होती हैं उसमें क्या होता है, वो ये बता देते हैं कि ए जो है, ए ऑप्शन वो राइट है, और ये नहीं बताते कि ए क्यों राइट है या फिर बी, सी, डी, ई क्यों रॉन्ग है। तो हमने इसमें ये क्या किया है कि हमने जो ऑप्शन राइट है वो भी बताया है कि वो क्यों राइट है, और जो ऑप्शन रॉन्ग है उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि ये क्यों रॉन्ग है। क्योंकि पेपर में एग्जैक्टली
कभी कभार ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा ना उसको घुमा के दे देते हैं, तो वो अगर आपको ये पता होगा कि बी क्यों गलत है, सी क्यों गलत है, डी क्यों गलत है, तो आप जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प होती है। क्योंकि एक होता है, एक स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर हम जो एमसीक्यूज के ऑप्शंस होते हैं उनमें से जो जो गलत होते हैं उसको रिमूव करते जाते हैं, तो आखिर पे हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, अगर दो कि हमें क्वेश्चन का आंसर पहले ना भी आ रहा हो। लेकिन आपको बाकी ऑप्शंस का पता होगा कि ये तो हो ही नहीं सकते इसका जवाब, और उससे तो उसका क्वेश्चन का ही कोई लेना देना नहीं होगा, तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। और इसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे। अच्छा, पेपर की तैयारी तो यहाँ तक हो जाएगी इन दोनों से, लेकिन एग्जाम डे पे आपने उसको कैसे पेपर को क्रैक करना है। कुछ लोग तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिस दिन उनका एग्जाम होता है उस दिन वो जो है ना वो फेल कर जाते हैं उस पर्टिकुलर डे के ऊपर। तो ये जो मॉक टेस्ट होंगे ये बिल्कुल एफसीपीएस की बेस्ड, जैसे वहाँ पे आपका पेपर होगा वैसे ही ये भी पेपर्स होंगे, पूरे 200 एमसीक्यूज के, 100 के दो पेपर्स जैसे होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, बिल्कुल उसी बेसिस पे हम ने ये जो है ना मॉक टेस्ट तैयार किए हैं, और जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। और ये तीनों चीज़ें आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है। सिर्फ लेक्चर्स कर लेंगे तो आपको जो एमसीक्यूज है उनकी ओरिएंटेशन नहीं होगी, और एग्ज़ाम डे पे आपको मसला होगा। अगर आप लेक्चर्स के साथ, लेक्चर्स में क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम पढ़ भी वही रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे अगर एमसीक्यूज के थ्रू, तो मुश्किल हो जाती है पेपर वाले दिन। पेपर, क्योंकि अगर आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ना की हो, आपको ये आइडिया ना हो कि किस किस तरह से क्वेश्चन एक टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं, तो पेपर के दिन आपको मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही मसला होता है, और उनके जो मार्क्स होते हैं वो इसी वजह से कम होते हैं कि वो एमसीक्यूज की सही तरह से तैयारी करके नहीं जाते। अच्छा, हम बात कर रहे थे एमसीक्यूज की यहाँ पे कि इसमें से कैसा एमसीक्यूज आता है एफसीपीएस में। ये और साथ में ये जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ये एफसीपीएस और जेकैट दोनों के लिए हैं, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है वो ओवरलैप करता है, ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है। Which of the following nuclei is associated with spinocerebellar tract? वो आपसे पूछेंगे कि उस न्यूक्लियाई का बताएं जो कि एसोसिएटेड है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के साथ, और आपको ऑप्शंस दे देंगे न्यूक्लियस एम्बिगस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, चार्ली न्यूक्लियस, क्लार्क न्यूक्लियस, और डेल्टा में नन ऑफ द अबव। अब जो एमसीक्यूज या जो क्यू बैंक, क्वेश्चन बैंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि ये जो है क्रेनियल नर्व के साथ एसोसिएटेड है, ये भी क्रेनियल नर्व के साथ एसोसिएटेड है, और ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका ऑप्शन जो है वो न्यूक्लियस क्लार्क न्यूक्लियाई है। तो हम आपको जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे उसमें ये बताएंगे कि न्यूक्लियस एम्बिगस किसके साथ एसोसिएटेड है, कि ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा करें कि इसमें से कोई न्यूक्लियर चेंज कर दें और आपको कंफ्यूज कर दें पेपर के दौरान में,
या फिर क्रेनियल नर्व का पूछ लें, क्रेनियल नर्व 10 के साथ एसोसिएटेड होता है, तो आपको आपकी उधर से वो वाली तैयारी भी हो जाएगी इधर क्रेनियल नर्व की। तो हम ये भी बताएंगे न्यूक्लियस एम्बिगस कौन से क्रेनियल नर्व के साथ एसोसिएटेड होता है, ये कौन से क्रेनियल नर्व के साथ एसोसिएटेड होता है, और इसके बारे में आपको पूरा वो डिस्क्राइब करेंगे कि ये किस तरह स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के साथ होता है और कौन कौन सी सेंसेशंस लेके जाता है और कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो क्वेश्चन बैंक का ये, क्यू बैंक का ये फायदा होगा जिसमें अराउंड हमारे पास होंगे 1000+ होंगे, अराउंड 1200 MCQs होंगे ओवरऑल FCPS के लिए। ये हमने पढ़ लिए सारे ट्रैक्ट, साथ ही हम इसकी ना ब्लड सप्लाई देख लेते हैं, फिर जाते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड की लीजन्स के ऊपर। वैसे ही है ग्रे मैटर, वाइट मैटर, सेंट्रल कैनाल है। अब जो ब्लड सप्लाई होती है ना इंटीरियर 2/3 की, ऑलमोस्ट यहाँ तक बनता है। ये सारे ब्लड सप्लाई सारे की कहाँ से होगी? सारे की ब्लड सप्लाई होती है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज, जो कि इंटीरियर 2/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करता है। और ये पीछे वाला है, इसको होती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी से, जो कि पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई करता है। फिर हम ये अभी डिस्कस करेंगे ऑक्लूजन हो जाए ASA की तो कौन से सिम्टम्स आते हैं, और अगर PSA की हो जाए तो कौन से। मोस्टली ASA ऑक्लूड होती हैं। अब हम बात करेंगे जो भी डिजीजेस हैं या पैथोलॉजीज हैं स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, और वो पेपर के अंदर आपको किस तरह उसके सिम्टम्स आएंगे और आपने किस तरह उसको जो है MCQs को सही से सॉल्व करना है। ये हो गया स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये भी हो गया, ये स्पाइनोसेरिबेलर, और ये पीछे डॉर्सल कॉलम। दरमियान में सेंट्रल कैनाल। ये तमाम हमने ड्रॉ कर लिए हैं जो मीडियली हैं और लेटरली। अब इसमें जो है ना, हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की ऑक्लूजन हो जाए, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की ऑक्लूजन हो जाए तो क्या सिम्टम्स आएंगे। मैंने बताया है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इस लाइन से पीछे पीछे सारे स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है। जब ये सारे स्ट्रक्चर्स चले जाएंगे तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी जाएगा। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर एट द सेम लेवल पे तो अपर लोअर मोटर न्यूरॉन होंगे, नीचे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स होंगे, लेकिन इंटेक्ट होगा डॉर्सल कॉलम। और स्पाइनोसेरिबेलर भी चला जाएगा, एटेक्सिक हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा जो डॉर्सल कॉलम है, क्योंकि वहां से प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो हो रही होती है। जब आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से ट्रैक्ट्स हैं, तो आपको वो क्रूड टच सिम्टम्स खुद ब खुद ही आ जाएंगे। पेन और टेम्परेचर। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी बिलो द लेवल ऑफ लीजन। डॉर्सल कॉलम इंटैक्ट रहेगा।
तो वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन तो इंटैक्ट रहेगी, लेकिन बाकी जो सेंसेशंस हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी और मोटर सिम्टम्स भी आएंगे। अगर आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स का पता है तो ये क्वेश्चंस के अंदर जो सिम्टम्स हैं और ट्रैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरफ की बात करें। जब वो सिर्फ आगे अगले स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे और डॉर्सल कॉलम को छोड़ देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ASA की ऑक्लूजन हुई है, और सिर्फ ASA के जो विसिनिटी या उसने जो उसकी जो जहाँ जहाँ पे वो सप्लाई कर रही है वो एरिया जो है वो मुतासर हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये ASA ऑक्लूजन की बात की जा रही है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो है डिस्कस करते हैं हम टेप्स डॉर्सैलिस, जो कि टर्शियरी सिफिलिस में होता है। टर्शियरी सिफिलिस टेप्स डॉर्सैलिस में क्या होता है कि जो डॉर्सल कॉलम है ना वो इन्वॉल्व होता है, ओनली डॉर्सल कॉलम, ये वाला कॉलम सारा इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये वाला कॉलम इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये क्या है, डॉर्सल कॉलम। डॉर्सल कॉलम के इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा, कौन कौन सी सेंसेशंस ये लेके जाता है, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन एंड फाइन टच। ये सारी सेंसेशंस जो है ना वो लॉस हो जाएंगी, और बायलेटरली होगा क्योंकि पूरे डॉर्सल कॉलम को ये इन्वॉल्व कर रहा है। इसके साथ जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है, जिसकी वजह से DTRs, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं। एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। डॉर्सल कॉलम के डैमेज की वजह से एक साइन आ जाता है जिसको हम कहते हैं रोमबर्ग साइन। ये पॉजिटिव हो जाता है। पेशेंट की आंखें बंद करवा के आप उसको सीधा खड़ा करते हैं तो वो जिस साइड की लीजन होती है उस साइड की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। इसको हम सेंसरी एटेक्सिया भी कहते हैं, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो गई है ना, इस वजह से ये होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो डिजीज डिस्कस करते हैं वो करते हैं हेमीसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम कहते हैं ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम। ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम ब्राउन सीक्वर्ड, इसमें क्या, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि हेमी सेक्शन हो गया, हाफ जो है ना वो कट गया है, स्पाइनल कॉर्ड सेक्शन हो गई है ना। इस साइड वाला इंटैक्ट है, ये वाला जो है उसकी हेमी सेक्शन हो गई है, आधा जो है ना वो कट गया है इस तरफ से, और ये वाला इंटैक्ट है। लेफ्ट वाला इंटैक्ट है, राइट वाले में मसला है। अब इस साइड पे कौन कौन से ट्रैक्ट्स होंगे, डॉर्सल कॉलम होगा, सेकंड स्पाइनोथैलेमिक होगा, कॉर्टिकोस्पाइनल भी जाएगा ना। अब डॉर्सल कॉलम के जाने की वजह से वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो जाएगी और फाइन टच भी। स्पाइनोथैलेमिक की वजह से क्रूड टच, पेन
टेम्परेचर, प्रेशर। और कॉर्टिकोस्पाइनल की वजह से अपर मोटर न्यूरॉन्स के सिम्टम्स आएंगे बिलो द लेवल ऑफ लीजन, बिलो द लेवल ऑफ लीजन से मुराद ये है कि अगर L1 पे है तो L1 के लेवल के ऊपर तो लोअर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स आएंगे, लेकिन L1 से नीचे L2 L3 से और डाउनवर्ड जितना भी होगा उस सब में अपर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स आएंगे। अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन के सिम्टम्स में क्या डिफरेंस होता है? अपर मोटर न्यूरॉन, अपर मतलब ऊपर, तो इसका एक जो मैंने जिस तरह निमोनिक से याद किया हुआ है कि सब चीज़ें इसमें ज़्यादा होंगी क्योंकि ऊपर वाली तरफ है, तो क्या होगा, टोन हाइपरटोनिया हो जाएगी, रिफ्लेक्सेस हाइपर हो जाएंगे, हाइपर रिफ्लेक्सिया, बबिन्स्की पॉजिटिव हो जाता है इसके अंदर, बबिन्स्की साइन, और एक क्लास्प नाइफ रिजिडिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। और स्पास्टिक पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस होता है लेकिन स्पास्टिसिटी होती है। स्पास्टिसिटी स्पैज्म में चला जाता है ना, सब चीज़ें ज़्यादा है, हाइपर है, बबिन्स्की भी ऊपर की तरफ जाता है, इसके अंदर क्लास्प नाइफ रिजिडिटी होती है और स्पास्टिसिटी होती है। इसके बरक्स अगर हम लोअर मोटर में देखेंगे, लोअर नीचे हाइपोटोन हाइपोटोनिया, रिफ्लेक्सेस हाइपोरिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्सेस भी कम, बबिन्स्की इसमें नहीं होता, क्लास्प नाइफ भी नहीं होती, स्पास्टिक की जगह फ्लैसिड पैरालिसिस, इसमें न्यू टर्म्स हो जाती हैं जिसके अंदर फेसिकुलेशंस आ जाती हैं, फेसिकुलेशंस जो कि लोअर मोटर न्यूरॉन, पर्टिकुलरली लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में होती हैं। ये आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए, बस आप इससे अंदाजा लगा लेंगे अपर से सब चीजें ऊपर होंगी और लोअर से सब चीजें नीचे होंगी। और फेसिकुलेशंस को याद रखना है जो कि सिर्फ लोअर में होती है, और बबिन्स्की और क्लास्प नाइफ को याद रखना है जो कि सिर्फ अपर में होता है। अब हम कुछ और जो हैं डिजीजेस रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड उसको देखेंगे, जिसमें कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम है। कॉर्डा इक्विना मैंने जैसे अभी बताया था कि जो टफ्ट होता है नर्व्स का बिलो द लेवल, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो गया होता है उसको हम कहते हैं, और अगर उसकी कंप्रेशन हो जाए तो उसकी वजह से सिम्टम्स आ जाते हैं, और उसकी कंप्रेशन की वजह से जो सिंड्रोम होता है उसको हम कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम कहते हैं। कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम के अंदर नर्व की कंप्रेशन हो रही है तो एक रेडिकुलर पेन होता है जिस डर्माटोम को वो सप्लाई कर रही होती है। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस चले जाएंगे, नी और एंकल रिफ्लेक्स, लॉस ऑफ नी एंड एंकल रिफ्लेक्स, रेडिकुलर पेन। रेडिकुलर पेन से मतलब यहां से एक्सटेंड करेगी नीचे, अगर S1 है तो पूरा नीचे तक जाएगा, फुट तक। सैडल एनेस्थीसिया, जो पेरियनल एनेस्थीसिया, पेरियनल रीजन है उस जगह का एनेस्थीसिया हो जाता है, सेंसेशंस उस जगह की लॉस हो जाती हैं। और साथ ही साथ में ब्लैडर और बावल का कंट्रोल, लॉस ऑफ बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल नहीं हो पाता दोनों का। इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं? कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम।
अब हम जो नेक्स्ट है उसकी बात करेंगे, जो कि होता है अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एक साइन तो ये आता है कि एनीमिया हो जाता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। दूसरा साइन ये होता है कि एक ये होता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, दूसरा सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन हो जाती है। सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन में क्या होता है कि 3 ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पाइनोसेरिबेलर, C फॉर कॉर्टिकोस्पाइनल एंड D फॉर द डोर्सल कॉलम। सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन, SCD। SCD को आपने याद रखना है, और SCD ही से आपके सारे ट्रैक्ट्स आपको याद आ जाएंगे। S फॉर स्पाइनोथैलेमिक, C is for corticospinal and D is for dorsal column, medial lemniscus। ये तीनों ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब स्पाइनोथैलेमिक के अंदर क्या क्या सेंसेशंस आती हैं? पेन, टेम्परेचर, प्रेशर। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में अपर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स आ जाएंगे बिलो द लेवल ऑफ लीजन। डॉर्सल कॉलम के अंदर वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन और फाइन टच। ये सारी सेंसेशंस का जो है ना वो लॉस हो जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एमसीक्यूज किस तरह के पूछे जा सकते हैं FCPS पार्ट 1 और JCAT के एग्जाम में। वो इनमें से किसी भी सिंड्रोम से पूछ सकते हैं। हमने कौन कौन से पढ़े हैं? ASA ओक्लूजन और कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम, ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम। ब्राउन सीक्वर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा इसके आते हैं पर इसमें से किसी के भी पूछ लेते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, और इसके अलावा भी हमने पढ़ा है ना एक चले अभी इन्हीं में से देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन किस तरह का आएगा। अगर आपको ट्रैक्ट सारे याद हैं तो आपके लिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने इजीएस्ट पॉसिबल वे में, जो सबसे आसान तरीका हो सकता है, मैंने उस तरह आपको बताने की कोशिश की है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको FCPS पार्ट 1 में भी देखने को मिलते हैं, और MSMD के जो एग्ज़ाम होता है जिसको हम JCAT कहते हैं, अगर पंजाब की बात करें, का ओवरऑल जो MSMD का एग्ज़ाम होता है उस सब में भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं? पेशेंट presented in ER after road traffic accident. On examination, on examination, loss of fine touch, loss of fine touch
फाइन टच के साथ साथ और किस तरह के सिम्टम्स आते हैं? अब ठीक है देखने के लिए ना, फाइन टच, प्रेशर, इन लोअर लिम्ब, प्लस वो आपको अपर मोटर न्यूरॉन्स के भी बताएंगे कि वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब along with increased reflexes and upgoing Babinski sign. आफ्टर RTA ऑन, स्ट्रेचर के ऊपर चल नहीं पा रहा वो, इससे आपको ये बात का अंदाजा हो जाएगा। फाइन टच, वाइब्रेशन चली गई है और प्रोप्रियोसेप्शन, और ये सब एक ही साइड की गई हैं। लॉस ऑफ टच एंड प्रेशर होगा कॉन्ट्रालेटरल, लेटरल टच नहीं, सिर्फ प्रेशर। प्रेशर के साथ वो दूसरे सिम्टम्स भी दे सकते हैं कि क्रूड टच भी चला गया है, पेन भी चली गई, टेम्परेचर भी चला गया, लेकिन वो सिर्फ एक अकेला भी प्रेशर भी दे सकते हैं। तो कॉन्ट्रालेटरल की प्रेशर भी चली जाएंगी, सारी सेंसेशंस चली जाएंगी। टेम्परेचर और क्रूड टच, ये सारी सेंसेशंस कॉन्ट्रालेटरल की गई होंगी, ये कॉन्ट्रालेटरल की जाएंगी। और ये जो फाइन टच से आपको पता लगे कि डॉर्सल कॉलम है, प्रोप्रियोसेप्शन से आपको पता लग गया डॉर्सल कॉलम है, और ये होगा इप्सिलेटरल। आपको क्वेश्चन में मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल प्रेशर चला गया ना, तो और साथ में इप्सिलेटरल प्रोप्रियोसेप्शन और इप्सिलेटरल फाइन टच लॉस होगा। वीकनेस होगी लोअर लिम्ब अलॉन्ग विद इंक्रीज रिफ्लेक्सेस एंड अपगोइंग बबिंस्की साइन। इसमें आपको वो कहेंगे डायग्नोसिस पूछ लेंगे कि डायग्नोसिस क्या है इस पेशेंट का, और फिर आपको ऑप्शंस दे देंगे। ऑप्शंस में कंप्लीट सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ASA ऑक्लूजन, या फिर ASA इंजरी। चार्ली में वो आपको दे देंगे ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम, या फिर हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। डेल्टा में दे देंगे नन ऑफ दी अबव। ये इस तरह आपको ऑप्शंस दे देंगे हो, और इसी तरह ही पेपर के अंदर इसी तरह ही MCQs आते हैं। अगर आपको सारी सेंसेशंस का पता होगा और कौन कौन से ट्रैक्ट उन सेंसेशंस को लेके जाते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि डॉर्सल कॉलम का भी मसला आ गया है, कॉर्टिको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का भी मसला है, और ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आ रहे हैं लोअर लिम्ब के अंदर। इसका मतलब है कि लीजन जो है वो आया या तो वो लंबर रीजन में है, या सेक्रल में तो नहीं होगी, लंबर रीजन में होगी, या फिर लोअर थ्रेसिक रीजन में है। तो आपको ये पता लग जाएगा, और ट्रैक्ट्स का पता लग गया है कि ये भी इन्वॉल्व हो गया है, ये भी इन्वॉल्व हो गया है, ये भी इन्वॉल्व हो गया है, और ये वाला भी इन्वॉल्व हो गया है, और सिर्फ हाफ को इन्वॉल्व किया हुआ है। आपके लिए इसको डायग्नोज करना या क्वेश्चन सही आंसर तक पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। और आंसर इसका क्या होगा? ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम। हेमी सेक्शन हुई है ट्रॉमा के बाद, उसका ऐसा कोई ट्रॉमा की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि हाफ स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो कट गया। तो इस तरह करके आप उसके सही जो है ऑप्शन के तरफ सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे, और आपका एक मार्क जो है वो सिक्योर हो जाएगा। इसी तरह आपको क्वेश्चंस में
आपने सबसे पहले क्या देखना है कि कौन कौन सी सेंसेशंस हैं और वो कौन कौन सी सेंसेशंस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन कौन से ट्रैक्ट्स उन सेंसेशंस को लेके जाते हैं और वो ट्रैक्ट्स फिर किस किस जगह पे प्रेजेंट हैं। अब अगर इस तरफ लीजन होती है तो ये जो ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है इसका यहीं पे ही जो है ना डिकसेशन हो जाती है। तो इस तरफ लीजन होगी तो सेंसेशंस दूसरी तरफ जाएंगी, अगर इसकी लीजन होगी तो सेंसेशंस इसी तरफ की जाएंगी, कॉर्टिकोस्पाइनल जाएगा तो सेंसेशंस इसी तरफ की जाएंगी। बस आपने ये याद रखना है कि जब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा तो सेंसेशंस कॉन्ट्रालेटरल साइड के इस साइड की लेफ्ट साइड के नीचे वाली तरफ जाएंगी। स्पाइनोथैलेमिक में ये वाली जाएंगी और जो डॉर्सल कॉलम में भी सेम साइड की होगी और जो कॉर्टिकोस्पाइनल है वो भी सेम साइड के ही लीजन्स कॉज करवाएगा। ठीक है, इसमें से आपने सबसे पहले क्या करना है कि सेंसेशंस कौन सी लॉस हुई हैं वो देखनी है, फिर ट्रैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से ट्रैक्ट्स हैं जो इन सेंसेशंस को लेके जाते हैं, फिर उनकी लोकेशन देखनी है स्पाइनल कॉर्ड में। जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे ना तो आपके जहन में एक पिक्चर बन जाएगी कि आया वो यहाँ से पीछे इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है या फिर यूं इन्वॉल्वमेंट आधे की इन्वॉल्वमेंट हुई है या फिर सिर्फ डॉर्सल कॉलम की इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है, या फिर अगर 3 ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व हैं सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन के अंदर स्पाइनोथैलेमिक, डॉर्सल कॉलम और कॉर्टिकोस्पाइनल, तो आप अगर 3 ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होंगे तो आपको पता लग जाएगा ये 3 ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होने की वजह से ये किस में होते हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। जब आप ये तीनों काम कर लेंगे तो आपके अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आप आंसर तक पहुंच गए होंगे जो MCQs होगा उसके। यही स्ट्रेटजी है जो स्पाइनल कॉर्ड की लीजन्स के क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने की, और इसमें से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। हाँ, हमेशा SCPS में MSMD के जो एग्जाम होता है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उनका एक हॉट फेवरेट टॉपिक है जिसमें से उन्होंने क्वेश्चन देने ही देने होते हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल है या फिर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखें ना, स्पाइनोथैलेमिक जब भी जाएगा ना, स्पाइनोथैलेमिक लेटरल वाला, तो उसके फाइबर्स दूसरे वाले से आए होंगे। तो आपने इस बात को हमेशा याद रखना है कि स्पाइनोथैलेमिक जाएगा तो कॉन्ट्रालेटरल सिम्टम्स आएंगे। अगर इस साइड का हेमीसेक्शन हुई है स्पाइनल कॉर्ड की तो स्पाइनोथैलेमिक की वजह से जो सिम्टम्स आएंगे वो कॉन्ट्रालेटरल होंगे, और जो बाकी कॉर्टिकोस्पाइनल या फिर डॉर्सल कॉलम है उसके इप्सिलेटरल सिम्टम्स आ रहे होंगे। इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड, जिस साइड की लीजन, और कॉन्ट्रालेटरल जिस साइड का ट्रैक्ट डैमेज हुआ है उसके दूसरी तरफ के सिम्टम्स जो हैं वो उस तरफ सिम्टम्स डेवलप करेंगे। बस यही चीजें जो हैं इसमें याद रखने वाली हैं और समझने वाली। ठीक है, आज के टॉपिक को फिर हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।